नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह आप सभी का सरोकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज से हम लोग दोस्तों चालू कर रहे हैं क्लास 10th के सिविक्स पढ़ने को। ठीक है, उसमें हम लोग जितना भी टर्म सेकंड का जो सिलेबस है उसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप लोगों को ये मदद कर सके। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को आप लोग एज अ लाइटली लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप बर्डन की तरह लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ डिस्कस किया करेंगे पूरा लेक्चर, और इसमें आपका पूरा जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा आपको इंट्रो में पता चल गया है तो पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ आपको क्या रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। इसमें लिखा गया है फ्रेंड, इफ़ यू कंटिन्यू टू थिंक द वे यू हैव ऑलवेज थॉट, जिस तरीके से आप सोचते थे अगर आप वैसे अभी भी सोचते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। मीन्स अगर आप अपने पैटर्न को नहीं बदलोगे तो आप वही चीज़ पाओगे जैसा आज तक आपको मिलता आया है। ठीक है, तो ये सही बात भी है फ्रेंड। जैसे हम लोग खेती करते हैं तो अगर हम लोग फार्मिंग करते हैं तो क्या होता है कि जैसे अब जो फार्मिंग है वो साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग होती है, लेकिन कुछ फार्मर्स अभी भी ओल्ड तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो जितना वो ओल्ड तरीके से प्राप्त कर रहे थे वो केवल उतना ही प्राप्त करेंगे, जबकि जो हाई वैरायटी यूज़ कर रहे हैं, हाई यील्डिंग सीड्स यूज़ कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें यही बात बोली गई है कि अगर जैसा आप सोचते थे वैसा ही सोचते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो आप पा रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप सभी जानते हो कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, बस सिर्फ आपको ये नहीं पता है कि उसको शब्दों में कैसे लिखना है। तो मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको बताऊं कि उस चीज़ को आप शब्दों में कैसे लिखेंगे जो चीज़ आपको पता है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को पता ना हो। हर एक के घर में आजकल सभी डिस्कस करते हैं कि किसको वोट देना है। ठीक है, अगर आप लोग ने देखा होगा, आप लोग इतने तो सिंसियर हो ही चुके हैं क्लास 10th में आप लोग कि इन सिंबल्स को आप लोग पहचानते होंगे। ठीक है, कि ये एलिफेंट है, ये पंजा है, ये तो ये किस पार्टी का है सिंबल, ये भी आप लोग जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं आप इसको जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। बस सिर्फ इसको हमको क्या करना है कि आपको बता देना है कि ये होता क्या है और शब्दों में आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे जब आपके एग्जाम में ये आएगा। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं जानते तो भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या इस पूरे लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि ये सिलेबस है आपके सामने, तो हम लोग इसमें पॉलिटिकल पार्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर वो है तो उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, अब अगर वो है, मान लीजिए उसकी ज़रूरत भी है, तो वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उसको एकदम डिटेल में देख लेंगे। उसी में नेशनल और स्टेट पार्टीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब अगर कोई चीज़ है, ठीक, हमें पता चल गया कि वो क्या होती है, उसमें कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि उसमें कमियां क्या हैं और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, तो अगर आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता नहीं है फिर भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। अभी तक आप जिसको सिर्फ ये जानते थे कि हाँ ये पार्टी बीजेपी है, ये कांग्रेस है, आपने ये नाम जरूर सुन रखा होगा क्योंकि हर किसी के घर में आजकल ये सारी बातें होती नज़र आती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी नहीं पता है फिर भी आप इनमें से किसी न किसी को तो ज़रूर पहचानते होंगे। ठीक है, अब इनको आप नहीं पहचानते तो फिर आप अभी सिंसियर नहीं हुए हो, या इनको आप नहीं पहचानते तो आप अभी सिंसियर नहीं हो, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। ये यूपी के सीएम साहब हैं आदित्य योगीनाथ जी। ये कांग्रेस के लीडर हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी, अगर आप लोग इनको नहीं जानते तो फिर बेकार है। ये इनका नाम क्या है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इनका नाम आप लोग बताइए। ठीक है, ये बीएसपी की लीडर हैं मायावती जी, और ये जो है दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो अब ये लोग हैं, ठीक, आपको ये भी पता है कि अच्छा ठीक है ये लोग हमारे यहाँ हैं और राजनीति में हैं। ठीक है, अब
अगर ये राजनीति में है तो ये किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप ये सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा, ये किस पार्टी के हैं, ठीक है। अगर ये सीएम बने तो किस पार्टी से बने, ये पीएम बने तो किस पार्टी से बने, तो वही पार्टी जो होगी वो पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो सबसे पहला चीज हम लोग ने क्या देखा कि अगर हम लोग इन चेहरों को पहचानते हैं तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को पहचानते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो पहली बात, जो पॉलिटिकल पार्टी है ये दो वर्डों से बना है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला वर्ड हम डिवाइड करते हैं पार्टी को, जो पहले हम समझेंगे, और दूसरा हम समझेंगे पॉलिटिकल को। तो पहले हम समझेंगे पार्टी क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे पॉलिटिकल क्या होता है, फिर हम दोनों को एक साथ समझ लेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग ने अगर कभी बर्थडे पार्टी या कुछ पार्टी मनाया होगा, या आप कहीं किसी के पार्टी में गए होंगे, तो आपको पता है पार्टी में कोई सिंगल नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे एक ग्रुप होता है जो कि साथ में मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। तो वहाँ पे एक वर्ड मैं आपको बता दूं यहीं पे फ्रेंड कि 1 सेकेंड, एक वर्ड होता है आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी का क्या मतलब होता है, विचारधारा। क्या आप सोच रहे हो, आपके सोच करने का विचार जो है, आपके विचार करने का, आपके थिंकिंग करने का जो पैटर्न होता है, उसी को हम लोग आइडियोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। तो एन आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ ओपिनियंस, ठीक है। या वो किसी एक अकेले आदमी का ओपिनियन हो या फिर किसी ग्रुप का ओपिनियन हो। तो यहाँ पे जो आप पार्टी मनाने जाते हो, यहाँ पे सबके दिमाग में क्या होता है कि हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं। तो ये सेलिब्रेशन जो हो गया वो क्या हो गया, आइडियोलॉजी हो गई, क्योंकि वो सबके दिमाग में है उस समय जब आप पार्टी में हो, ठीक। तो ये बड़ी बात हो गई कि हम लोग समझ गए एक वर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपके इस लेक्चर में काम आएगा। आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, जो कि किसी एक आदमी का ओपिनियन हो या फिर किसी ग्रुप का ओपिनियन हो। तो यहाँ पे एक ग्रुप का ओपिनियन क्या है, सेलिब्रेट करना। तो आपने देख लिया कि पार्टी अकेले नहीं मनाई जाती। अगर आप अकेले सोचो मैं केक काट के खा लूंगा तो फिर ये पार्टी कैसी रह गई, ठीक है। तो इसीलिए पार्टी अकेले नहीं मनाई जाती, ये ग्रुप में मनाया जाता है। तो पार्टी तो आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं पॉलिटिकल। तो जब भी कहीं पॉलिटिकल वर्ड आता है तो ये राजनीति से संबंधित होता है या सरकार से संबंधित होता है। तो जो चीज राजनीति से संबंधित होती है या सरकार से संबंधित होती है उसको हम लोग पॉलिटिकल बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड कि जो ऐसी पार्टी जो कि राजनीति से संबंधित हो या फिर सरकार से संबंधित हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। बस सीधी सी बात, पहले हमने दोनों को अलग अलग समझा कि आखिर पार्टी क्या होती है और पॉलिटिकल क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग ने इकट्ठे समझ लिया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। अब इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, समझ तो गए हम कि पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कि राजनीति से संबंधित हो या सरकार से संबंधित हो, या एक ऐसा ग्रुप, क्योंकि पार्टी भी एक ग्रुप के साथ ही हम लोग मनाते हैं ना। तो एक ऐसा ग्रुप जो कि सरकार से संबंधित हो या राजनीति से संबंधित हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, अब एग्जाम में पूछ लिया तो किस तरीके से लिखेंगे, तो एक डेफिनेशन दे दूंगा मैं आप लोगों को, बस सिर्फ आप यही लिख के चले आइएगा। तो आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी हम लोग कितने आसान शब्दों में समझे। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो फिर क्या लिख के आएंगे। तो अब पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। जिस तरीके से पार्टी आप मनाते हो ग्रुप में, उसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये भी एक ग्रुप होता है, ठीक है। कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो एक साथ आते हैं, किस लिए आते हैं, टू कंटेस्ट इलेक्शन लड़ने के लिए एक साथ में आते हैं और गवर्नमेंट बनाने के लिए साथ में आते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का सबसे आसान भाषा में हम लोग बोल सकते हैं क्या होता है, अ पॉलिटिकल पार्टी। आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो फ्रेंड तो लिख लो ये एक डिफिनेशन, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर विथ अ कॉमन आइडियोलॉजी। मतलब एक ही विचारधारा के साथ आते हैं कि हम लोग आएंगे तो पब्लिक का जो है वो भला करेंगे, ठीक है। पब्लिक हमें इसीलिए वोट दी है पब्लिक ने कि हम लोग जब आएंगे तो उनके लिए अच्छे अच्छे कानून बनाएंगे, उनके भले के लिए काम करेंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के जो ग्रुप एक साथ आता है वो कॉमन आइडियोलॉजी के साथ आता है। और आइडियोलॉजी क्या होती है, विचारधारा होती है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर विथ अ कॉमन आइडियोलॉजी टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। या आप बोल सकते हो टू फॉर्म द गवर्नमेंट सॉरी फ्रेंड। या तो सरकार बनाने के लिए साथ में आते हैं, मींस एक साथ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और इलेक्शन किस लिए लड़ते हैं, सरकार बनाने के लिए। तो आप अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, तो सीधा लिख के आओ, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर। एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो एक साथ आते हैं कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, कंटेस्ट मतलब लड़ना, इलेक्शन लड़ने के लिए, और होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और सरकार बनाने के लिए, सरकार में अपनी पावर रखने के लिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। अब
पॉलिटिकल पार्टी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ गए हो। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है या कोई सोसाइटी में पूछ लेता है तो आप लोग उसको बता सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। अब हम लोग इसके कुछ चीज़ें और देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। अब मान लीजिए कि जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी हो गई, एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस हो गई, एक पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी हो गई। अब इनका भाई साहब ये पब्लिक के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाएंगे, ठीक है। तो ये पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कुछ जो मीन्स आप बोलते हो कि मैं आपको ये बेनिफिट दूंगा, ये लाभ दूंगा, उसी को आप लोग बोल लो पॉलिसी होती है, ठीक है। तो अगर अब ये इलेक्शन के टाइम पे कुछ बताएंगे अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन के टाइम से पहले फ्रेंड कुछ लोग वादा करते हैं ना कि मेरी सरकार बन गई तो मैं आपको स्कूटी बांटूंगा, मेरी सरकार बन गई तो मैं लैपटॉप बांटूंगा। तो इन्होंने कह दिया कि मैं लैपटॉप बांटूंगा, ठीक है। इन्होंने कह दिया मैं जो बूढ़े लोग होते हैं उनको मैं पेंशन दूंगा। इन्होंने कह दिया कि जो बच्चे हैं मैं उनको स्कॉलरशिप दूंगा। अब अलग अलग पॉलिसीज हो गई ना तीनों। तो अब तीनों जैसे ये बूढ़ों को फ़ायदा पहुंचाएगी, ये बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएगी, ये भी बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो इस तरीके से सबका जो मीन्स पॉलिसी होगा वो चेंज हो सकता है। केवल एक आदमी के लिए किसी की पॉलिसी नहीं हो सकती। इसलिए क्या होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो आ जाएगा सरकार में। तो क्या होता है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज। ये पहली बात, जो एक साथ आते हैं ये किसी पॉलिसी पे एग्री करते हैं। एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी, मीन्स सोसाइटी के लिए, ठीक है। सोसाइटी के लिए जो पॉलिसी ये लोग बनाते हैं, हम लोग ऐसा पॉलिसी बनाते हैं जिससे सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। विथ अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, जिससे सभी का फायदा हो, ऐसा दिमाग में रखते हैं। लेकिन सभी का फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर सभी के फायदों को देखेंगे तो हर एक आदमी को लेके नहीं चला जा सकता। लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि हर एक आदमी को इसमें इंक्लूड किया जाए, ठीक है। अब अगर हर एक आदमी को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर लें, जितना हमारी पहुंच है उतने लोगों को इंक्लूड कर लें, तो वो भी ये पॉलिसी होगी, गुड पॉलिसी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे बात किया गया है कि ये जो ग्रुप एक साथ आएगा ना पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, ये किसी एक पॉलिसी पे एग्री होगा, ठीक है। किसी एक मीन्स पॉलिसी पे एग्री होगा और फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये लोग उस पर काम करेंगे, ठीक है। अब जैसे कई सारे व्यूज़ हो सकते हैं, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टी अब जैसे इन्होंने कहा कि आप मुझको वोट दो क्योंकि मैं आपको लैपटॉप दूंगा, ठीक। इन्होंने कहा आप मुझको वोट दो क्योंकि मैं आपको पेंशन दूंगा। तो इस तरीके से ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल को, अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं कि मेरी पॉलिसी सबसे अच्छी है, आप मुझको वोट दो, तब भी मैं जब सरकार में आऊँगा तो अच्छा काम कर पाऊँगा। तो इस तरीके से जब पीपल, अगर मान लीजिए लैपटॉप वाले बच्चे ज़्यादा थे, अब इनकी पॉलिसी सबको बहुत अच्छी लगी, अब सबने इनको वोट दे दिया, तो ये क्या बना लेंगे, ये गवर्नमेंट बना लेंगे। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी, ठीक है। तो यही था पॉलिटिकल पार्टी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड, आप लिख भी सकते हो इसे अपने कॉपी में, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हो। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस, ठीक है। ये ऐसा बोलते हैं कि मैं जब इलेक्शन जीतूंगा तो ऐसा करूंगा। तो जब ये इलेक्शन जीतेंगे तब, और जीतेंगे कैसे, जब इनके पक्ष में पॉपुलर सपोर्ट होगा, जब ये पॉपुलर होंगे। अब पॉपुलर कब होंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब ज़्यादा वोट पाएंगे तभी जीतेंगे। और जीतेंगे कैसे, जब पब्लिक वोट करेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो पॉपुलर होगा वो सरकार बना लेगा। यही था पूरा पॉलिटिकल पार्टी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। आप लोग इस वर्ड को दिमाग में रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि आगे इसका यूज आएगा। आइडियोलॉजी क्या होता है, तो आइडियोलॉजी क्या होता है, विचारधारा होता है, ठीक है। जिसका मतलब होता है विचारधारा। ये एक सेट ऑफ ओपिनियन होता है कि जैसे ये मेरा विचार है इस चीज़ के बारे में, ये मेरा विचार है, ये मेरी थिंकिंग है। तो ये जो विचार होगा ये किसी अकेले आदमी का भी हो सकता है या किसी ग्रुप का भी हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियोलॉजी, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी आइडियोलॉजीज हम लोग जब पार्टी के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ काम आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और देखते हैं कि हमें पता चल गया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ठीक है पॉलिटिकल पार्टी तो समझ में आ गई। अगर कोई पूछा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है तो हम लोग बता सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर विथ अ कॉमन आइडियोलॉजी टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। एक कॉमन आइडियोलॉजी के साथ कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, एक कॉमन विचारधारा के साथ कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। वो विचारधारा क्या होती है, वो विचारधारा ये होती है कि पब्लिक का हम लोग फायदा करेंगे, पब्लिक के लिए हम लोग काम करेंगे, ठीक है।
तो एक कॉमन विचारधारा के साथ कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और सरकार बनाते हैं, उसी को पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। तो आप ये डेफिनेशन अपने दिमाग से भी लिख सकते हो, अगर आप खुद से लिखोगे आंसर तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को पता चल गया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। अब कोई चीज़ होता है तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया, कोई चीज़ अगर होता है तो वो क्यों होता है, ठीक। सबसे पहली बात तो क्यों होता है, और दूसरी बात अगर वो होता है तो क्या करता है वो चीज़। अब पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक, तो इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक, और ये करता क्या है। तो हम लोग जब ये जान लेंगे कि ये करता क्या है तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। अब कितनी ज़्यादा पार्टीज़ होनी चाहिए ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा जो है आधा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है, ठीक है, ये करती क्या है पॉलिटिकल पार्टीज, आखिर जरूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टी की, तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये आप एक लाइन जो है फ्रेंड पूरा दिमाग में रख लीजिए, एकदम एग्जाम में अगर आप लिख के चले आओगे तो बहुत ही एक फेमस लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। अब मोस्ट विजिबल का क्या मतलब है, ठीक है। मोस्ट विजिबल ये क्यों है, पॉलिटिकल पार्टी मोस्ट विजिबल सबसे दिखने वाला, मोस्ट विजिबल सबसे दिखने वाला, तो क्यों है सबसे दिखने वाला, तो इसी में आगे उसी स्लाइड में आंसर दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा विजिबल क्यों है डेमोक्रेसी में। इसलिए है क्योंकि अगर आप रिमोट एरियाज़ में जाएंगे, मतलब जैसे गांव वाले एरिया में चले जाएंगे जहां पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ, अगर वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानते होंगे, आपके संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे कि हाँ संविधान क्या है, क्या करता है संविधान। जैसे अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड, आपने एक सिलेबस रखा होगा, ठीक है, क्लास 10th की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपने एक सिलेबस बना रखा होगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो इसी तरीके से कंट्री को किस अकॉर्डिंग चलाना है वो कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों को पता चलता है, ठीक है। तो यही होता है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको नहीं पता था तो यहाँ से आप जान सकते हो। तो अगर आप गाँव वाले एरिया में चले जाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, या ऐसे लोग से आप मिलते हो जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाए अपने ज़माने में, तो उनसे अगर आप पूछोगे तो वो भी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानते होंगे। क्यों, क्योंकि आप अगर अपने गांव में रहते हो तो आप वहां पे ये टेस्ट भी कर सकते हो कि जो आपके गांव में जो ज़्यादा बुजुर्ग होंगे, जो ज़्यादा मीन्स नॉलेजेबल पर्सन नहीं होंगे, आप उनसे पूछिएगा कि भाई साहब वोट किसको दिए, ठीक है, तो वो तुरंत बोलेंगे भाजपा को दिए या सपा को दिए, किसको दिए वोट, तो तुरंत पता चल जाएगा आपको कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये इनको ये पता है कि ये पार्टी इलेक्शन लड़ती है और मैंने इनको वोट किया है। तो इस तरीके से ये जो पॉलिटिकल पार्टी होता है ये मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और जो कुछ सामान्य लोग होते हैं उनके लिए डेमोक्रेसी जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टी ही होती है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को ही वो डेमोक्रेसी समझ लेते हैं। अब अगर आप डेमोक्रेसी नहीं जानते हो तो फिर एक अब्राहम लिंकन साहब का एक डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ठीक है, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो ये वाला बहुत फेमस है, आप इसे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो कुछ लोग उसी को समझ लेते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, अगर ये कुछ करेगी तो सही करेगी, अगर कुछ गलत होगा तो यही गलत करेगी, ठीक है। जैसे अभी ये नेक्स्ट लाइन में ये भी बोला भी गया है कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं और वो हमेशा जो कुछ भी गलत चीज़ होता है वो कह देते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी कर क्या रही है, अगर ये गलती हो गई तो ये पॉलिटिकल पार्टी इस समय जो रूल में है ये कर क्या रही है। तो इस तरीके से जो ज़्यादा लोग हैं हमारे सोसाइटी में, जो हमारे कंट्री में लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड कि 5 स्टेट्स में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, अगर आप उन स्टेट्स से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर एकदम रट जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सब कुछ जान सकते हो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, लोग हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बात करते रहते हैं, तो आप वहाँ से नॉलेज ले सकते हो। जैसे यूपी में इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, अब कल जो है वो 7th फेज है, तो आप यहाँ से, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आप अपने घर वाले से पूछो अब की बार कौन जीतेगा यूपी में, वो तुरंत बताएंगे कि अब की बार ये पार्टी जीत सकती है, ये पार्टी रूल में आ सकती है। फिर उनसे पूछो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, तो इस तरीके से आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर भी कर सकते हो, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये पता चल गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी लोग भी नहीं होते उनको भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता होता है। तो अब हमको ये जानना जरूरी हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, ये पता करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक कोट देखेंगे
क्या कोट देखेंगे, तू तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, अभी तक अगर आप लेक्चर समझ गए हो तो फिर आप थोड़ा पेशेंस और रखो, क्लास 10th में आपका जो है परसेंटेज वो बहुत ही हाई जाने वाला है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें इस चैप्टर के बारे में पता चल जाएंगी। और अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ गए तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसमें आपकी गलती नहीं होगी, ये सरोकार क्लासेस आपको वादा करता है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक पेशेंस रख गए हो तो पेशेंस रखो, आपके पास समंदर चल के आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको इस चैप्टर के बारे में हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, आपको नॉलेज होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये करती क्या है, हम लोगों को इसके बारे में देखना है। ठीक है, तो ये करती क्या है, तो उससे पहले हम लोग किस चीज़ पे ध्यान देंगे कि पॉलिटिकल पार्टी में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए किसी लीडर की ज़रूरत होती है, उसमें कुछ मेंबर्स की ज़रूरत होती है और उनके कुछ फॉलोअर्स की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो लीडर होगा वो लीड करेगा, वो बताएगा कि भाई साहब हम ये पॉलिसीज़ लाएंगे अगर आप हमको जिताओगे, तो इस तरीके से वो पार्टी को लीड करेगा। अब जो फॉलोअर्स होंगे ये इनको वोट करेंगे तभी ये पावर में आएंगे, और जो मेंबर्स होंगे वो इनकी मदद करेंगे, लीडर की मदद करेंगे कि वो जो पॉलिसी बनाएगा वो लोगों तक कैसे पहुंचानी है, वो इसके मेंबर्स करेंगे। ठीक है, एक्टिव मेंबर्स करेंगे। तो इस तरीके से 3 कंपोनेंट होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, एक तो खुद लीडर, एक एक्टिव मेंबर और एक फॉलोअर्स। ठीक है, अब कोई भी पार्टी किस लिए जानी जाती है? ठीक है, जैसे अलग अलग पार्टीज हैं, मैंने पहले डिस्कस किया, जैसे बीजेपी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई। तो इस तरीके से कोई भी पार्टी किस लिए जानी जाती है? वो अपनी पॉलिसीज के लिए जानी जाती है। ठीक है, जिसको वो सपोर्ट करती है। जैसे अगर कोई सपोर्ट कर रहा है दलित के जो है डेवलपमेंट के बारे में, जैसे हमारे यहाँ पहले जो दलित समाज हुआ करता था ना, इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, तो वो बीएसपी बात करती है, बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। जैसे मैंने बताया नहीं कि कॉमन आइडियोलॉजी के साथ एक साथ आते हैं, तो कोई विचारधारा होगा उनके पास। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो किसी ना किसी पॉलिसी को सपोर्ट करते होंगे, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वो किस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी से हम लोग जान जाते हैं कि वो किस पार्टीज के नाम से वो जाने जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे पार्टीज के बारे में तो वहां पे और भी क्लियर हो जाएगा। अब पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम लोग अगर आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे फंक्शंस, लेकिन अगर हम लोग एक मोटा मोटा आइडिया रखना चाहें तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी होती हैं कि जो पॉलिटिकल ऑफिसेस को फिल करती हैं। कुछ ऑफिसेस पॉलिटिकल ऑफिसेस होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो कि कोई मिनिस्ट्री का, या कोई जैसे रेल मिनिस्टर कौन है, आप पूछते हो ना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, हु इज़ द रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन है। हु इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कोई ना कोई मिनिस्टर तो है, कोई ना किसी मिनिस्ट्री का कोई ना कोई हेड जो है वो कोई मिनिस्टर है, तो वो इस ऑफिस को होल्ड करता है। यहां पे वही बात बोली गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, ये फिल करती हैं पॉलिटिकल ऑफिसेस को और एक्सरसाइज करती हैं पॉलिटिकल पावर, राजनीति पावर ये लोग एक्सरसाइज करती हैं। यही इनका काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, तो अब हम लोग इनके और भी फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक मोटा मोटा आइडिया रखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। सबसे बड़ी बात जो है वो कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन, साथ में आते हैं, मिलते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। ये पहला हो गया। अगर आपसे एग्जाम में कम नंबरों में पूछता है तो आप इसको सिर्फ इतना इतना ही लिख सकते हो। अगर आपसे ज़्यादा नंबर में पूछ लेता है तो आगे मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस भी कर रखा है और स्लाइड भी दे रखी है, तो वहाँ से आप लोग डिस्कस कर सकते हो। अगर आप इसका पीपीटी का पीडीएफ चाहते हो तो सरोकार क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब ये लोग इलेक्शन तो लड़ लिए, मान लीजिए जीत गए, तो क्या होगा? ये लोग पब्लिक ओपिनियन को दिखाएंगे कि ये पब्लिक ने मुझे सपोर्ट किया है क्योंकि मैंने ये पॉलिसी इनके सामने रखी थी कि मैं जीतूंगा तो ये करूंगा, इसलिए इन पब्लिक ने मुझे वोट देके ये बनाया है, तो इसलिए मैं इनके ओपिनियन को शेयर करूंगा। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे? ठीक, अब ये लोग क्या करते हैं फ्रेंड, ये लोग लोगों की मदद करते हैं कि जो स्कीम्स इनके द्वारा चलाई गई, मान लीजिए जीत के आ गए, स्कीम भी बना दिए कि हाँ भाई साहब ये मैंने आपके लिए ये योजना रख दी है। अब पब्लिक को अगर पता ही नहीं है कि मेरे लिए ये योजना बनाई गई है तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? योजना बनाने का मतलब क्या हुआ? ये इसलिए ये लोग उनको अवेयर कराएंगे और एक्सेस प्रोवाइड कराएंगे, मदद प्रोवाइड कराएंगे कि वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब जो पार्टी हार जाएगी वो अपोजिशन का काम करेगी। जैसे आप और आपके फ्रेंड लड़ाई करते हो, ठीक है, और अब इसमें से जो हार गए, ठीक है,
मान लीजिए ये टीम, आप क्रिकेट खेल रहे थे, दो फ्रेंड, ठीक है, आप अपने टीम के कैप्टन थे, ये अपने टीम के कैप्टन थे, आपके टीम का नाम था ये, इनके टीम का नाम था बी। अब ए टीम को मान लीजिए 20 लोग सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, और बी टीम को मान लीजिए 30 लोग सपोर्ट कर रहे थे। अब ये मान लीजिए कि 30 वाले जीत गए भाई साहब, बी वाले जीत गए। अब अगर आप हार गए हो तो आप क्या करोगे, आप इनके अपोजिशन में बात करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बात की गई है कि जो हारेंगे वो अपोजिशन का रोल निभाएंगे, वो दुश्मनी करेंगे उनसे। अगर वो कोई पॉलिसी बनाएंगे तो ये बोलेंगे नहीं भाई साहब ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इस तरीके से जो ये जीत के आएंगे ये अकाउंटेबल रहेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। रिस्पॉन्सिबल कैसे रहेंगे, जैसे ही ये कोई चोरी करेंगे इनके द्वारा तुरंत आवाज़ उठाया जाएगा, और इस तरीके से ये इस डर में रहेंगे, जो जीतेगा इलेक्शन वो इस डर में रहेगा कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो अपोजिशन उसके बारे में बोलेगा, इसलिए वो ज़्यादा गलत नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसीलिए हमारे यहाँ बोला जाता है फ्रेंड, एक मजबूत अपोजिशन होना चाहिए किसी सरकार को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। आप भले ही हार गए हो, लेकिन अगर आप 5 साल अवेयर रहोगे, जैसे 5 साल पर हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। अब अगर एक पार्टी हार गई, आप भले ही हार गए हो, लेकिन अगर आप जनता के हित के बारे में सोचते हो तो जो पार्टी जीत के आई है आप उसका अपोज करो। अगर वो कोई गलत काम करती है तो उसका अपोज करो, लेकिन अगर वो कोई सही काम करती है तो फिर उसका जो तारीफ है वो भी आप करो। तो इस तरीके से आप एक अच्छा अपोजिशन का रोल निभा सकते हो, ठीक है। अब ये सरकार बनाएंगी, जो पार्टी जीत के आएगी वो सरकार बनाएगी, और सरकार को डिफरेंट लेवल पे चलाएगी। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं जो देश को चलाते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं जो अपने राज्य को चलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने और भी पावर्स को डिवाइड कर रखा है। जैसे आपके गांव में प्रधान जी होते होंगे तो प्रधान जी अपने ग्राम सभा को चलाते हैं, आपके जिला पे जिला परिषद साहब होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग गवर्नमेंट होती है, और इस तरीके से जो पार्टी जीत के आती है वो अलग अलग लेवल्स पे सर्व करती है पीपल को, ठीक है। अब ये डिसिसिव रोल प्ले करेंगे किसमें, ये कानून बनाने में, फॉर्मुलेटिंग लॉ ऑफ द कंट्री। किस लॉ, कौन से कानून के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ये लॉ बनाएंगे, ठीक है। अब ये अच्छा लॉ बनाएंगे तो कंट्री अच्छे तरीके से चलेगी, बुरा लॉ बनाएंगे तो कंट्री बुरे तरीके से चलेगी, ठीक है। और ये फिर आगे क्या करेंगे, तमाम पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को आगे रखेंगे ताकि उससे जो है पब्लिक का फायदा हो सके। तो इनके बहुत सारे रोल हो गए। क्या रोल्स हो गए कि ये इलेक्शन लड़ेंगे, जो हार जाएंगे वो अपोजिशन का रोल निभाएंगे, और एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन होने के नाते जो पार्टी जीत के आई है वो अकाउंटेबल रहेगी। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि आप जो है उससे अगर सवाल पूछते हो तो वो आपको आंसर देगी। क्यों आंसर देगी, वो आपको आंसर देगी। अगर वो आंसर नहीं देती है तो 5 साल बाद फिर आपके पास मौका होगा कि उसको पार्टी से हटा दिया जाए, उसको वोट ना देकर उसको हरा दिया जाए। इसीलिए हमारे यहाँ 5 साल पर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जब कोई पावर होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, अगर वो भाई साहब ने आंसर नहीं दिया तो आपके पास ये भी पावर है कि आप उनको पार्टी जो कुर्सी है, कुर्सी से बर्खास्त कर दीजिए। तो इसलिए वो पार्टी अकाउंटेबल कहलाती है हमारे लिए। और आंसरेबल भी एक वर्ड होता है फ्रेंड, वो केवल अगर आंसर देना चाहती है तो केवल आंसर देगी, लेकिन आपके पास ये पावर नहीं होगा कि आप उसे आने वाले समय में हटा सकें। तो वो केवल आंसरेबल रहेगी। लेकिन आपके पास अगर ये भी पावर है कि आने वाले समय में आप उसको हटा सकते हैं तो वो अकाउंटेबल भी रहेगी। तो इस तरीके से तमाम रोल हो गए। वो कानून बनाएगी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। फिर जो कानून उसने बनाया है उसको लोगों तक किस तरीके से पहुंचाना है, ये भी काम एक पॉलिटिकल पार्टी का है। तो ये सारे फंक्शंस हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला फंक्शन जो है, पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ेंगी, ठीक है। अब ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट के बीच में लड़े जाते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जैसे अब मोदी साहब भी अगर इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, तो ये कहीं ना कहीं से जीते होंगे इलेक्शन, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए योगी जी को, ठीक है, योगी जी यूपी के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये कैसे चीफ मिनिस्टर हैं, ये बीजेपी से हैं। तो बीजेपी ने इनका चेहरा आगे रखा, बीजेपी ने इनका चेहरा आगे रखा कि ये यूपी से जो है इलेक्शन लड़ेंगे और चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो यूपी वालों ने इनको वोट दिया। किस लिए वोट दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये बीजेपी पार्टी से हैं और बीजेपी पार्टी को हम वोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जीत के आ गए। तो जो जीतेगा वो किसी न किसी पार्टी का जरूर होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोली गई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो जो कंटेस्ट इलेक्शन जो लड़ेंगे वो पॉलिटिकल पार्टी एक चेहरा निर्धारित करेगी। आप अगर सामान्य भाषा में समझना चाहो तो ये आप बोल सकते हो, ठीक है। आप समझो कि एक, आप ये मान लो ये पूरी कंट्री है इंडिया, ठीक है, ये है इंडिया। अब
इंडिया में तो 28 स्टेट्स हैं इस समय और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर आपको नहीं पता था तो जान लीजिए, इस समय हमारे यहाँ 28 यूनियन टेरिटरीज हैं और 8 जो है 28 स्टेट्स हैं, सॉरी फ्रेंड्स, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग सरकार है, आपको पता है। ठीक है, अब जो यूटी होती है इसमें ज्यादातर जो पावर होता है यूनियन के हाथ में होता है, क्योंकि यूनियन की टेरिटरी होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। अब जो 28 स्टेट्स हैं इनमें तो गवर्नमेंट हम लोग को लानी ही लानी है, सरकार हम लोग को लानी ही लानी है। तो इन 28 स्टेट को आप लोगों ने 28 पार्ट्स में बांट दिया। ठीक, अब मान लीजिए कि एक यूपी बचा। यूपी बहुत ही बड़ा एक स्टेट है। ठीक, अब इतने बड़े स्टेट में अगर एक चेहरा आप रख दोगे और सभी जो जनता है वहाँ की यूपी की वो एक लोगों को वोट करेगी, तो इस तरीके से जो है वो काम नहीं चल पाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि इस यूपी को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग पोलिंग बूथ्स बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिए ये लोग छोटे छोटे। अब मान लीजिए कि 1 सेकेंड, अब ये पोलिंग बूथ्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब कुछ पोलिंग बूथ का मिला के मान लीजिए ये एक 1 2 3 4 5 यहाँ तक का इन्होंने बना दिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कि यहाँ से हम अपना एक आदमी लड़ाएंगे, हर एक पार्टी यहाँ से एक आदमी लड़ाएगी इस वाले पार्ट से। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को इसको इन्होंने इतने पोलिंग्स को मिला के बना दिया दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और यहाँ से हर एक पार्टी अपने आदमी को लड़ाएगी। अब इसको मिला के बना दिया इन्होंने तीसरी पार्टी, और यहाँ से हर एक आदमी हर एक पार्टी अपना आदमी लड़ाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग चेहरे निकल कर आएंगे। ठीक है, बाद में ये चेहरे जो है 1 सेकेंड फ्रेंड, अगर आपको एकदम क्लियर में समझना है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 सेकेंड, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो है कुछ पोलिंग बूथ्स बनाते हैं, फिर कुछ पोलिंग बूथ को मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देते हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी को खड़ा कर देते हैं, जिनको हम लोग विधायक जी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे सबसे करीब होते हैं। अब ये विधायक जी, हम लोग विधायक जी को चुन के भेजते हैं। अब ये विधायक जी, मान लीजिए 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, 3 लोग जीत के गए। अब ये 3 लोग क्या डिसाइड करेंगे कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीफ मिनिस्टर का चुनाव खुद नहीं करते, हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से पहले विधायक जी को चुनते हैं, विधायक जी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को चुनते हैं। इसी तरीके से हम लोग प्राइम मिनिस्टर जी को खुद नहीं चुनते, पहले हम लोग एमपी जी को चुनते हैं, सांसद साहब को। फिर वो जो है हमारे सांसद साहब जो होंगे, एमपी साहब जो होंगे, वो जाएंगे और अपने पीएम साहब को चुनेंगे। अब ये जिस पीएम को सपोर्ट करेंगे वही पीएम बन जाएगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा एमपीज का सपोर्ट पाएगा वो पीएम बन जाएगा, जो ज़्यादा एमएलएस का सपोर्ट पाएगा वो सीएम बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ये कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन। अब ये तमाम जो है पॉलिसीज रखते हैं, ठीक, और प्रोग्राम्स करते हैं। अब वोटर्स को डिसाइड करना होता है कि उनमें से वो किसको चूज कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं कि लैपटॉप कोई कह रहा है देंगे, कोई कह रहा है स्कॉलरशिप देंगे, कोई कह रहा है कि हम वृद्धों को जो है पेंशन देंगे। अब वोटर डिसाइड करेंगे कि कौन सी पॉलिसी अच्छी है, जिसकी पॉलिसी अच्छी लगेगी उसको वोट करेंगे, वो पार्टी जीत जाएगी और वो जो है सरकार बनाएगी। तो इतना था फ्रेंड। ठीक है, अब ये काम करती हैं कौन? पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, अब आप लोग और भी इसके कुछ फंक्शन समझिए। अब ये लॉ बनाएंगी कंट्री के लिए, कंट्री किस तरीके से काम करेगी इसको पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करेंगी, जो इलेक्शन जीत जाएंगी। ठीक है, जो इलेक्शन जीत जाएंगी वो डिसाइड करेंगी। अब पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, फिर सरकार चलाएंगी। जो पार्टी जीत जाएंगी वो सरकार चलाएंगी। ठीक है, और जो हार जाएंगे वो अपोजिशन का रोल निभाएंगे, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, अब ये जो है पब्लिक ओपिनियन को शेयर करती हैं पॉलिटिकल पार्टी। जैसे आपने विधायक जी को जिता के भेजा या सांसद जी को जिता के भेजा, वो वहाँ पे जब जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को तो उन्होंने चुना है, हमारे तो कोई संपर्क नहीं है उनसे, तो इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर जी को चुने हैं। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कोई फैसला लिया गया तो ये विधायक जी जो होंगे ये बताएंगे कि हमारे यहाँ ये दिक्कतें हैं, इनके बारे में लॉ बनाया जाए। जो हमारे यहाँ के सांसद जी होंगे वो वहाँ पे जाएंगे जब, तो वो बताएंगे कि हमारे यहाँ ये दिक्कतें हैं, उनके बारे में देखा जाए। क्योंकि इतना ज़्यादा स्टेट है फ्रेंड, हर जगह कोई एक सिंगल आदमी नहीं हो सकता है, इसलिए हमने डिफरेंट आदमियों को खड़ा करके रखा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डिफरेंट लेवल पर सर्व करते हैं। तो यही सारा काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का। अब पॉलिटिकल पार्टी आगे क्या करती है कि जो स्कीम वो बनाएगी उसको किस तरीके से पब्लिक तक पहुंचाना है, ये भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी। तो ये सारे इसके काम से, फंक्शंस से। अब अगर आपसे थोड़े नंबरों में पूछता है तो आप सीधा सीधा लिखिए, अगर आपसे ज़्यादा नंबरों में पूछता है तो एक एक लाइन, दो दो लाइन एक्सप्लेन भी कर दीजिए कि क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी। अब आगे बढ़ने से पहले फिर थोड़ा सा बूस्ट हो जाते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। अभी हारा नहीं हूँ जिंदगी से मैं, बस जरा थक गया हूँ।
ठीक है, थम गया हूँ धोखों से, अभी हारा नहीं हूँ जिंदगी से मैं, बस जरा सा थम गया हूँ धोखों से, सफ़र तय करने हैं तूफानों के अभी, और तुम रोक रहे हो मुझे इन झोंकों से। मीन्स अभी तो ये ट्रेलर था फ्रेंड, आपको पॉलिटिकल पार्टी समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया कि ये करती क्या है, ठीक। अब आप समझोगे इनकी ज़रूरत क्या है, ठीक। फिर आप समझोगे कि अगर ये होती हैं, ठीक है, मान लीजिए इनकी ज़रूरत भी है, तो इनमें दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, क्या कौन कौन सी परेशानियां इनको फेस करने पड़ रही हैं, या कितने तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। तो अभी तो झोंकों से आप नहीं रुक सकते, अगर आप अभी रुक के लेक्चर बंद कर दे रहे हो तो आप झोंकों से डर गए हो, ठीक है। अभी तो आपको पूरी ज़िंदगी में सफलता ही सफलता लेना है और तूफानों से लड़ना है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग को ज़रूरत क्यों होती है पॉलिटिकल पार्टी की। तो आप आंसर ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, हम लोग को ज़रूरत पॉलिटिकल पार्टी की इसलिए है क्योंकि वो प्रीवियस सारे जो है फंक्शंस वो करती है। इन सारे कामों को करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, और इसीलिए हम लोग को पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, ठीक है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस, वो ये सारे फंक्शंस निभाती हैं जिनको हमें सख्त ज़रूरत है, जिनकी हमें सख्त ज़रूरत है। हमारे लिए कोई कानून होना चाहिए, तो कानून बनाएगी कौन? पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हम जिता के भेजेंगे। हमारे लिए कोई जो है स्कीम होनी चाहिए, जैसे अभी जो है फ्रेंड एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ठीक। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो रिसेंट कंट्रोवर्सी नाम से एक प्लेलिस्ट है, हालांकि आपको उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोसाइटी में क्या हो रहा है इसके बारे में आप जान सकते हो। तो उसमें क्या है फ्रेंड कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं और लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं या जो अभी प्रेग्नेंट हैं, उनको कुछ पैसे देने की बात की जाती है, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, आयुष्मान भारत है जिसके तहत जो है हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। अभी आपने ई श्रम कार्ड देखा होगा, तमाम इलाकों में फेमस हुआ, उसके तहत आपको कुछ सपोर्ट दिया गया। पीएम किसान सम्मान निधि होता है, उसके तहत आपको 6,000 रुपये एनुअली दिए जाते हैं। तो ये सारी स्कीम्स हैं, तो हमें ये सारा सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए किसी न किसी पार्टी को तो जिता के पावर में भेजना ही पड़ेगा ना, इसीलिए हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है, और यही काम है पॉलिटिकल पार्टी का। अब अगर आपको ये समझना है, आप फिर भी जानना चाहते हो पॉलिटिकल पार्टी की क्या जरूरत होगी, तो आप एक कंडीशन समझो। आप कौन सा कंडीशन समझो कि सभी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट आपके यहाँ से इलेक्शन लड़े, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना हो। मान लीजिए आप बिलोंग कर रहे हो यूपी से, ठीक। अब यूपी में तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इस समय आप बताइए? 70 प्लस कितने हैं आप बताइए? मैं 70 से ऊपर कितने हैं? 70 से ऊपर हैं फ्रेंड, ठीक है, और 80 से कम हैं, तो आप बता दीजिए कि कितने हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो मान लीजिए अब इन 70 जिलों में जो है, अब इन 70 जिलों में जो है अलग अलग असेंबली बना देते हैं लोग, ठीक है। जैसे आपके यहाँ जो है विधानसभा होता है ना, जैसे विधानसभा होता है, आपको पता होगा कि आप विधानसभा में वोट करते हो, तो विधानसभा क्या है, तो ये आपको पता करना है, ठीक। विधानसभा, तो आपकी विधानसभा से कोई एक आदमी खड़ा हुआ जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, आपने उसे वोट देकर जिता दिया, ठीक है, वो विन हो गया इलेक्शन। आपके यहाँ से एक आदमी जीत गया जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो अकेला बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ करूँगा, और वो खड़ा हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये केवल आप ही के यहाँ नहीं, पूरे देश में हो, ठीक है। 1 सेकंड फ्रेंड, मैं आपको और क्लियर तरीके से समझा देता हूँ इस चीज़ को। देखिए, मान लीजिए कि सभी देश में, मतलब सभी देश में नहीं, अपने ही देश में हर एक स्टेट में जो हमारा सीएम बन के आए वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना हो। तो जब वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होगा, तो उसके साथ जो लोग मिले होंगे, ठीक है, उसके साथ जो लोग मिले होंगे वो उनका कॉमन आइडियोलॉजी नहीं होगा, एक समान विचारधारा नहीं होगी, तो फिर वो हम लोगों के लिए पॉलिसी कैसे बनाएंगे? उन्हें कैसे पता होगा कि हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? मान लीजिए कि सीएम साहब कह रहे हैं लोगों को इस समय जो है खाने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन जो पीएम साहब हैं वो कह रहे हैं नहीं भाई साहब, खाने की ज़रूरत नहीं है, उनको सोने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जब ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा? तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, अगर पॉलिटिकल पार्टी में सभी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, कि कोई किसी पार्टी से नहीं होगा, तो कोई भी जो प्रॉमिस करेगा, ठीक है,
कोई भी जो आदमी जो इलेक्शन लड़ रहा है वो प्रॉमिस करेगा, वो किसी मेजर पॉलिसी चेंज नहीं कर पाएगा, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं कर पाएगा सोसाइटी में। जैसा कि कई लोग जब साथ में आते हैं, साथ में कोई फैसला लेते हैं, तो 25 लोगों द्वारा लिया गया फैसला, जैसे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रेंड 2 साल 11 महीना 18 दिन में, ठीक है, तो इतना ज़्यादा टाइम लगा और कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ये संविधान को अगर कोई खराब बोल दे तो इस तरीके से कैसे मुमकिन है? इतने ज़्यादा लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, तो ये संविधान खराब कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए जो ज़्यादा लोग मिलकर फैसला लेंगे वो कैसे खराब होगा। लेकिन अगर कोई एक पार्टिकुलर आदमी आपके यहाँ से जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहा है वो कोई चेंज करने की सोचेगा तो चेंज नहीं कर पाएगा, जितना ज़्यादा आपकी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करेगी, ठीक है। हो सकता है कि गवर्नमेंट बन जाए 2-3 लोगों के आपस में मिलने से, लेकिन वो जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे। कैसे? मान लीजिए कि आप जो है एक चीज़ समझ लो, एक थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा फैक्ट है फ्रेंड, इसको दिमाग में आप रखिएगा। मान लीजिए कि आप इलेक्शन लड़े किसी पॉलिटिकल पार्टी से, मान लीजिए बीजेपी से ले लिया। आप लोग थोड़ा नाराज मत होइएगा जो अदर पार्टी से हो, मैंने एक एग्जाम्पल केवल लिया है जो बीजेपी से है। मान लीजिए कि बीजेपी से एक आदमी इलेक्शन लड़ा, ठीक है। अब वो आदमी जीत गया। अब जीतने के बाद बीजेपी की जो सरकार है वो बनने वाली है, तभी वो आदमी बोल रहा है कि भाई साहब मैं आपकी पार्टी छोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसके खिलाफ जो है तमाम तरीके की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। वो आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे यहाँ 10th शेड्यूल, हमारे यहाँ कई सारे शेड्यूल्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 10th शेड्यूल में बात की गई है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। मीन्स दल बदल कानून। अगर आप एक दल में खड़े होकर जीत गए, अब आप उसको बदलना चाहते हो, ठीक है, तो ये एक गुनाह है, ठीक है। आपका हो सकता है कि आपको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाए। तो इसीलिए फ्रेंड जो अकेला आदमी लड़के आएगा, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए 2 आदमी लड़के आए, एक हमारे यहाँ से जीत के चला गया, एक आपके यहाँ से जीत के चला गया। ये दोनों किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे, लेकिन ये दोनों आपस में मिल गए और बना लिए सरकार, क्योंकि हम लोगों को पता है जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में होगा उसी की सरकार बन जाएगी। अब ये आपस में मिलके बना लिए जब सरकार, तो होगा क्या कि ये लोग ज़्यादा दिन तक, अब जैसे इन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, अब ये भाई साहब कहे भाई साहब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से किसी पार्टी से नहीं बिलोंग कर रहे थे, दोनों ही नहीं बिलोंग कर रहे थे, और जो सरकार बनी वो भी किसी पार्टी की नहीं थी, तो इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ज़्यादा दिनों तक ऐसा नहीं चल पाएगा अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपस में मिलकर जो है पार्टी किसी मतलब सरकार बनाते हैं तो, ठीक है। और जो ये लोग अगर लड़के आ भी गए, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये लोग लड़के आ भी गए, ये मान लीजिए कि ये एक बंदा है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीत के आया है कहीं से, और ये एक बंदा जो है ये किसी इंडिपेंडेंट जीत के आया है कहीं से। ये बंदा पॉलिटिकल पार्टी से जीत के आया है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और ये बंदा जो है ये इंडिपेंडेंट जीत के आया है कहीं से। अब अगर ये बंदा जो पब्लिक से वादा किया था इसने फुलफिल नहीं किया, पब्लिक को वो सारी चीज़ें नहीं दी जो इसने वादा किया था, तो पब्लिक क्या करेगी, आने वाले समय में इसको पार्टी से हटा देगी, ठीक है, इस पार्टी को वोट नहीं देगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, जो इंडिपेंडेंट जीत के आया है, या आप ऐसा बोल सकते हो अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रति ये जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ये अकाउंटेबल होता है। लेकिन ये तो अकेला है, इसके हम किससे इसकी शिकायत करेंगे, ये तो इंडिपेंडेंट लड़ा है, किसी पार्टी के अंतर्गत थोड़ी ना लड़ा है, तो इसलिए हम लोग इसकी कहीं शिकायत नहीं कर पाएंगे, तो ये अकाउंटेबल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे यही बात की जा रही है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है फ्रेंड, डेमोक्रेसी में ये होता है कि कोई भी आदमी, कोई भी नेता जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आता हो वो चुनाव लड़े, चुनाव वो जीत जाए पब्लिक का वोट प्राप्त करके, और जीतने के बाद वो सभी धर्मों के लोगों को ध्यान में रख के बहुत सारे अच्छे अच्छे कानून बनाए, अच्छी अच्छी पॉलिसीज चलाए। इस तरीके से हमारा जो है वो देश चलता है, ठीक है। तो कैसे चलता है, जब कोई अच्छा व्यक्ति जीत के आएगा, सभी को ध्यान में रख के कानून बनाएगा, तो इस तरीके से ये सारे काम चलते हैं, और यही सारी ज़रूरतें हैं हमें पॉलिटिकल पार्टी की। तो आप लोगों को आई होप क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात, अगर आप डेमोक्रेसी को समझो
तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, अब देखिए जैसे हमने बताया ना कि हम लोग सीएम को नहीं चुनते हैं, हम लोग विधायक जी को चुनते हैं, हम लोग पीएम को नहीं चुनते हैं, हम लोग एमपी जी को चुनते हैं, सांसद साहब को चुनते हैं। सांसद साहब जाएंगे और चुनेंगे किसको, पीएम जी को, और विधायक जी जाएंगे चुनेंगे किसको, सीएम को। तो इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से सीएम का चुनाव कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप अपने घर वालों से पूछोगे कि आपने वोट किसको दिया, तो बोल देते हैं हमने वोट बीजेपी को दिया। वो ये नहीं बोलते कि हम किसी कैंडिडेट को वोट दे के आए हैं। जैसे आपके यहाँ से कोई कैंडिडेट ए खड़ा हो गया, वो बीजेपी से लड़ रहा है, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हम कैंडिडेट ए को वोट दिए हैं, वो बोलेंगे हम बीजेपी को वोट दिए हैं। तो वो पार्टी को ध्यान में रख के वोट देते हैं। तो इसलिए वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आपके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, जैसे आपको बोलने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, आपको जो है घूमने का अधिकार होना चाहिए, आप कहीं भी आ जा सकते हो, आपको किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार होना चाहिए। तो ये कई सारे आपके मौलिक अधिकार हैं, ये आप अगर डिटेल में पढ़ोगे तो, अगर आप फंडामेंटल राइट वाला लेक्चर अभी आया नहीं है फ्रेंड, लेकिन सौरभ सर द्वारा पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे ये बताया जाएगा आगे, ठीक है। और फिर जो है हमारे यहाँ चेक्स भी होते हैं गवर्नमेंट पे। मान लीजिए हमने किसी को जिता के भेज दिया, भाई साहब ने लॉ बना रहे हैं बहुत तगड़ा तगड़ा, तो क्या होगा, जो जुडिशरी होती है, जो कोर्ट होता है, ये देखेगा कि आप जो लॉ बना रहे हो सही है कि नहीं। अगर लॉ गलत है तो ये कह देगा नल एंड वाइड, मीन्स अब ये आपका लॉ नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये गलत है। तो ये इसलिए हमारे यहाँ पे जुडिशरी है। तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पे चेक्स होता है, मीन्स वो भी गवर्नमेंट भी जो है वो डरती है कि अगर हम गलत लॉ बनाएंगे तो जुडिशरी है हमारे ऊपर, जनता हमारा 5 साल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मान लीजिए किसी को आप जिता के भेज दिए पॉलिटिकल पार्टी, अब वो तो 5 साल बाद वोट मांगने आएगी ना, तब तक 5 साल तक आप इंतजार करोगे क्या कि ये कानून गलत है, ये कानून गलत है। जुडिशरी है ना साहब, आप जुडिशरी में अपील करो, जुडिशरी तुरंत उसको ध्यान में लेगी और फिर उस कानून को अगर गलत होगा तो हटा देगी। तो इसलिए हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उस पर भी चेक्स हैं, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और भी फ्रेंड कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी के, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो सारे फंक्शंस प्ले करती है। जो हारता है वो पोजीशन का, और जो जीत के जाता है वो हम लोगों के लिए लॉ बनाता है, और लॉ बनाता है, दूसरी बात उस लॉ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो बताता है, ठीक है। और भी जो कानून व्यवस्था है उनको देखता है। तो इस तरीके से तमाम फंक्शंस है पॉलिटिकल पार्टी के, तो हम लोगों को इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। और दूसरी बात, हम लोग ने देखा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी हो ही ना तो फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं आ पाएगी। अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होता है ये हम लोगों को देखना है। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होता है फ्रेंड, कि जैसे मान लीजिए इन्होंने वादा किया कि हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराएंगे जीतने के बाद। अब मान लीजिए जीत जाते हैं, ठीक, और ये अच्छे तरीके से अपने सारे वादे कंप्लीट कर लेते हैं, इसी को हम लोग रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। या फिर ये अपने जनता के प्रति इतने ज़्यादा मीन्स जो है इतने ज़्यादा डिवोटेड हों, ऐसा आप बोल सकते हो, इतने ज़्यादा मीन्स वर्ड आप बोल सकते हो, मीन्स इतने ज़्यादा सॉरी फ्रेंड, मीन्स उनकी तरफ इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हों कि उनका जो है ये लोग ध्यान रख सकें, ठीक है, आप ऐसा बोलो सीधा सीधा कि ध्यान रख सकें। जैसे उनको, उनकी जनता को, जिन्होंने उनको जिता के पार्टी में मीन्स सरकार में भेजा है, उनके प्रति वो इतने सजग रहें कि उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है उसके बारे में इनको पता हो, जो भाई साहब जीत के गए हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का विकास होता है, हमारे यहाँ ही नहीं हर जगह फ्रेंड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको पता चल गया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, आपको पता चल गया पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है, आपको पता चल गया पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या होती है। तो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर विथ अ कॉमन आइडियोलॉजी टू कंटेस्ट इलेक्शन और टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मीन्स ऐसे कॉमन आइडियोलॉजी के लोग जो एक साथ आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, सरकार बनाते हैं, उनको हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। सरकार बनाने के लिए ऐसे कॉमन आइडियोलॉजी वाले पर्सन जो एक साथ आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, उनको हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले फिर बढ़ते हैं एक मोटिवेशनल कोट की तरफ। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया है, आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है, आगे आपका और भी क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप, ऐसा ना हो कि लेक्चर छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी, कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में ये आएगा कि अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है, पता चल गई,
अब पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या है ये भी पता चल गया। लेकिन अब कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, सबसे अच्छा कितना होगा पॉलिटिकल पार्टी जितनी होंगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 750 पार्टीज से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है? तो इसी के पास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे आप मान लो कि स्कूल में आप एडमिशन लेते हो, ठीक? तो अब इस स्कूल में पढ़ने के लिए आपको पहले जो है एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फॉर्म भरना होगा, पहले रजिस्टर कराना होगा, ठीक है? फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा। वो एग्ज़ाम क्या होगा, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे आप तो आपका एडमिशन हो जाएगा और आप इस स्कूल में पढ़ने का फ़ायदा उठा पाओगे। इसी तरीके से कोई भी जब रूलर होता है, एमपी एमएलए होता है, वो जब इस किसी भी सरकार में जब वो आना चाहता है, इस स्कूल को आप समझ लो गवर्नमेंट, जब वो सरकार में आना चाहता है तो उसको पहले क्या करना होता है, पहले उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ अपनी पार्टी को रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है? अब उसकी पार्टी अगर इसके साथ रजिस्टर्ड हो गई तो ये क्या करेगा, ये इलेक्शन कंटेस्ट कराएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से ये स्कूल आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, इस एग्जाम को, जिसको हम लोग एग्जाम बोल रहे थे, ये इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। इस इलेक्शन में जो जीत के आएगा वो सरकार बनाएगा, वो गवर्नमेंट बनाएगा। तो यही होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है फ्रेंड, कोई भी आदमी जो है वो पार्टी बना सकता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे 750 पार्टीज इससे ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसा है ना हमारे यहाँ, मीन्स इंडिपेंडेंस दिया गया है ना कि इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, कोई भी सिटीजन का ग्रुप जो कि कॉमन आइडियोलॉजी हो और इलेक्शन लड़के सरकार बनाना चाहता है, वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करके। अब इस फॉर्मल सेंस में अगर हम लोग समझें तो सभी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है? लेकिन कुछ कंट्रीज में कुछ लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो अभी हम लोग जब पार्टी सिस्टम डिस्कस करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या डिस्कस करना है कि पॉलिटिकल पार्टी कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ज़्यादा वैलिड नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए वो वहाँ के कंडीशन के हिसाब से मतलब डिफाइन होना चाहिए, ठीक है? अब कंडीशन क्या होना चाहिए, जैसे अपने यहाँ है फ्रेंड, तो अपने यहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है? मीन्स यहाँ पे एक तो कास्ट के बेसिस पर, और जो पुरानी बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी बोली हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है? बहुत ही डाइवर्स है हमारी कंट्री। तो इस ऐसी कंट्रीज में एक पार्टी का होना संभव नहीं है, दो पार्टी का होना संभव नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ तमाम पार्टीज हैं, ठीक है? तमाम पार्टीज क्या करती हैं, कुछ नेशनल लेवल पे हैं, कुछ जो है रीजनल लेवल पे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया ना 28 स्टेट्स हैं, तो कुछ उन 28 स्टेट्स में हैं, और कुछ पार्टीज जो है वो नेशनल पार्टीज हैं। तो नेशनल पार्टी क्या होती है और रीजनल पार्टी क्या होती है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा पार्टीज या कम पार्टीज, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी भी कंट्रीज में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए ये उस कंट्री का कंडीशन निर्धारित करता है, ना कि कोई व्यक्ति निर्धारित कर सकता है। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अनवैलिड मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ हैं, या हमारे यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में है, जो वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहला पार्टी सिस्टम होता है वन पार्टी सिस्टम, फिर एक होता है टू पार्टी सिस्टम, एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो अब हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, फिर टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो जैसे नाम से ही आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे ज़्यादातर एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल करे, बार बार वही इलेक्शन लड़े, बार बार वही जीत के आए और वही कानून बनाए, ऐसे हम सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। ये जैसे चाइना में है, नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसी कंट्रीज में ये सिस्टम है अभी वन पार्टी सिस्टम। वहां पे एक ही पार्टी है, ऐसा नहीं कि वहां पे और पार्टीज नहीं लड़ सकती, लेकिन किसी न किसी तरीके से दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से उनको बैठा दिया जाता है। जैसे चाइना में है कम्युनिस्ट पार्टी, कब से रूल में है, शी जिनपिंग साहब कब से वहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, चाइना के। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो एक ही पार्टी वहाँ पे है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ऐसे में एक वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद करना होगा तो याद कर लीजिएगा, अदरवाइज ना याद कीजिएगा। ये एक आपका वोकैबुलरी है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा। टोटलिटेरियन बोलते हैं, जहाँ पे एक पार्टी की ही सरकार हो वहाँ पे टोटलिटेरियन बोलते हैं। टोटल मतलब पूरा,
तो जब एक पार्टी होगा तो पूरा अधिकार उसी के पास होगा, इसीलिए टोटलिटेरियन बोल देते हैं। ठीक है, टू पार्टी सिस्टम ऐसा पार्टी सिस्टम जहां पे दो मेजर पार्टीज, ठीक है, केवल दो मेजर पार्टीज ही हमेशा चुनाव लड़ें और उन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट होके आए। जैसे अमेरिका में है फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे दो पार्टीज हैं, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक, दो ही पार्टीज हैं और इन्हीं दोनों में से हमेशा जो है प्रेसिडेंट वहां के चुन के आते हैं। जैसे इस समय जो वहां के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, ठीक, ये किस पार्टी के हैं ये आप लोग बताइए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए डेमोक्रेटिक के हैं या रिपब्लिक के हैं। तो इस तरीके से आप अगर सर्च करोगे तो आपका दिमाग थोड़ा और वाइड होगा और आप सोच पाओगे कि हाँ अगर ये पार्टी सिस्टम है तो किस कंट्री में होता है, और इस कंट्री में होता है तो इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है, और मल्टी पार्टी सिस्टम ऐसा पार्टी सिस्टम जिसमें जो है ऐसा पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, ऐसा पार्टी सिस्टम जिसमें बहुत सारी पार्टीज जो है वो चुनाव लड़ती हैं और वो जीतने का प्रयास करती हैं। जैसे आपने यहाँ है फ्रेंड फ्रांस, इटली, इजराइल, यहाँ पे सब में मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ने देखा वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है। अब एग्जाम में लिखने को आएगा तो ये आपके पास कुछ लाइन्स हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हो। इन सम कंट्री ओनली वन पार्टी इज अलाउड, कुछ कंट्रीज में केवल एक पार्टी ही अलाउ होती है। किस लिए? कंट्रोल करने के लिए और रन करने के लिए, सरकार को कंट्रोल करने के लिए और सरकार को चलाने के लिए, उसको हम लोग वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। जैसे कहाँ पे है इस समय चाइना में है और नॉर्थ कोरिया में है। ठीक है, और भी कंट्रीज में है लेकिन यहाँ पे हम लोग दो ही के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चाइना और नॉर्थ कोरिया। तो ऐसी कुछ कंट्रीज में क्या होता है, केवल एक पार्टी के पास पावर होता है, एक ही पार्टी अलाउ होती है कि वो सरकार को चलाए, तो वहाँ पे क्या होगा, वन पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज में जो पावर होता है वो सामान्यता, यूजली मतलब सामान्यता, हमेशा नहीं, सामान्यता दो ही पार्टी के बीच में पावर जो है वो चेंज होता रहता है, कभी डेमोक्रेटिक आएगी कभी रिपब्लिक आएगी। अमेरिका में जैसे हमने देखा तो वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, कुछ और भी पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या होगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस इन्हीं दोनों में से किसी एक के जीतने का हो, इसलिए हम लोग इसको जो है टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे कुछ बहुत ज्यादा पार्टीज मतलब पावर में आने के लिए लड़ें, compete करें, और दो पार्टी से ज्यादा के चांस हो जीतने के। जैसे हमारे यहाँ भी जैसे यूपी में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी या बीएसपी जीतेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पे ये चीज प्रिडिक्ट ना किया जा सके कौन जीत के आएगा, ठीक है, सभी आपस में लड़ रहे हैं और पूरा दमखम के साथ लड़ रहे हैं, तो वहां पे जो है मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। जैसे इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो इस तरीके से आप ये एग्जाम में कुछ लाइंस लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ समय पे सरकार अकेले पार्टी सरकार नहीं बना पाती। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है, अकेले पार्टी जब सरकार नहीं बना पाती तो दो पार्टीज आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, अब दो पार्टीज जब आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिशन। कोलिशन मतलब क्या होता है, गठबंधन। ठीक, गठबंधन की सरकार है, हम लोग बोलते नहीं गठबंधन की सरकार है, मीन्स दो लोग आपस में बन के सरकार बनाए हैं, उनको गठबंधन की सरकार बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि जब जो है कोई पार्टी फुली मेजॉरिटी में ना आए, सरकार बनाने के काबिल ना रह जाए, इतना उसके पास सीट ना हो कि वो सरकार बना सके, तो जब दो पार्टीज आपस में मिलके सरकार बना लेती हैं, जैसे हमारे यहाँ था ना एक टाइम पे एनडीए और यूपीए। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ना एनडीए और यूपीए, एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए का फुल फॉर्म यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट होती है। कैसे होती है कोलिशन गवर्नमेंट, जब कोई पार्टी पूरी तरीके से बहुमत में ना आए, उसको किसी पार्टी की जरूरत पड़े। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे होगे कि इतनी सारी पार्टीज मिलकर जब गवर्नमेंट बनाए या इतनी सारी पार्टीज मिलकर जब गवर्नमेंट बनाए तो उनको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट, तो आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, कि जब कुछ पार्टीज जो हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में ज्वाइंट्स हैंड फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर इज कॉल्ड अ अलायंस। ठीक है, या फ्रंट बोल सकते हो आप, ये अलायंस भी बोल सकते हो या फ्रंट बोल सकते हो, कोएलिशन, अलायंस या फ्रंट, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। जब मल्टी पार्टी सिस्टम में कुछ पार्टीज जो हैं एक साथ होकर आए और चुनाव लड़ें और सरकार बनाएं, तो ऐसे सरकार को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएलिशन गवर्नमेंट या फिर अलायंस या फिर फ्रंट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन
ऐसी सरकार होने का फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं। ऐसी सरकार होने का फायदा तो ये होता है कि जैसे एक पार्टी जीत के आई, अब ये पार्टी जो है दलितों को सपोर्ट करती है, एक पार्टी जीत के आई ये पार्टी जो है वो पिछड़ों को सपोर्ट करती है, एक पार्टी जीत के आई ये सभी के बारे में ध्यान रखती है, तो ये तीनों मिलकर सरकार बनाई। तो यहाँ पे तीनों का जो अलग अलग इंटरेस्ट था, जो अलग अलग थिंकिंग थी, वो एक साथ आ गई। तो इस तरीके से सोसाइटी का ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। इसमें पिछड़ों का भी विकास होगा, सबका विकास होगा और दलितों का भी विकास होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये वाइडर वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट को दिखाता है और ओपिनियन को दिखाता है, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या है कि ये ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाती। जैसा कि हम लोग ने देखा ना कि ये दो पार्टीज आपस में मिलकर सरकार बनाए हैं, झगड़ा हुआ, भाई साहब हम बाहर जाना चाहते हैं, अब ये अपनी पार्टी को लेकर बाहर चले गए, फिर से जो है हमको इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो इसलिए ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है ये इसका नुकसान है, ठीक। तो हमने देख लिया कि कितनी पार्टी सिस्टम होते हैं, कौन कौन से पार्टी सिस्टम होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पार्टी सिस्टम होते हैं, उनके फायदा, जैसे कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है, इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब तक हम लोगों ने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, इसकी ये करती क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, कितने पार्टी सिस्टम होते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक मोटिवेशनल कोट, क्योंकि बूस्टअप करने के लिए, चार्ज होने के लिए ज़रूरी होता है। अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो, ठीक है। अभी आप बोर्ड में एक परसेंट डिसाइड कर लो कि हमको इतना परसेंट लाना ही लाना है, फिर उसको पाने के लिए आप जितना भी मेहनत कर पाओ उतना मेहनत झोंक दो, क्योंकि ये 10th फिर आप दोबारा नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। आपके लाइफ में ये वाला सफ़र फिर वापस नहीं आएगा। आप मुड़ के देखोगे पीछे तो आप फिर देखोगे बहुत आगे आ चुके हैं, और अगर आप फिर से पढ़ना चाहोगे तो फिर दुनिया आपसे बहुत आगे जा चुकी होगी। इसलिए आपके पास अभी समय है, आप केवल 10th नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। आप क्लास 10th केवल एक बार पढ़ रहे हो, अब इस एक बार में जी जान लगा के इसको पार करना है इस तरीके से, और बर्डन लेके पार करोगे तो फिर परसेंटेज अच्छे नहीं आएंगे। आप इसको लाइकली लो और एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छा नंबर पा सकते हो। तो अब हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो बेहतर होता है। जितने पार्टी सिस्टम हम लोग ने डिस्कस किए, इनमें से कौन सा बेहतर होता है, तो ये भी एक वैलिड क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड क्वेश्चन? क्योंकि ये भी कंट्री के कंडीशन के हिसाब से होता है कि वो, जैसे हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, तमाम जैसे लोग फ्री हैं कि वो पार्टी बना सकते हैं, तो तमाम पार्टीज़ हैं। तो हमारे यहाँ जो है समय से बहुत सारे पुराने ज़माने से ही पार्टीज चलती आई, जैसे कांग्रेस है वो बहुत ही पुरानी पार्टी है। तो इस तरीके से कि किसी भी कंट्री का जो कंडीशन होता है वो डिसाइड करता है कि उस कंट्री में कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होंगी, ठीक है। अब जैसे हम लोग ने डिस्कस किया ना कि जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, क्योंकि हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे वानी। तो जैसे बोली भी बदल जाती है, पानी भी बदल जाता है, कास्ट भी बदल जाता है, रिलीजन भी बदल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी तो है ही हमारे यहाँ, लेकिन और भी जो सोशल डाइवर्सिटी है ये भी है। अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं। तो इसलिए ये 2 पार्टी या 3 पार्टी केवल नहीं संभाल पाएंगे ऐसा सिस्टम, इसलिए हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो कोई भी जो सिस्टम है वो आइडियल नहीं होता है सभी कंट्री के लिए, ये एक लाइन आप दिमाग में रखना, ये आप एग्जाम में चिपका सकते हो। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस, ठीक। सभी सिचुएशंस और सभी कंट्री के लिए कोई भी जो सिस्टम है वो जो है मीन्स आइडियल नहीं होता। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये एक वैलिड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। वेरी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है गुड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए किस पे निर्भर करता है कि उस कंट्री का जो है वो माहौल कैसा है, उस कंट्री में जो है डाइवर्सिटी कैसी है, ठीक है, और वहाँ पे सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसा है, तमाम तरीके होते हैं। तो इसलिए ये कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन क्या होता है? तो इलेक्शन कमीशन होता है एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एक फॉर्म रजिस्टर कराते हो अपने आप को कि हाँ हम आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर वो आपका इंटरनेट टेस्ट लेते हैं, अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका एडमिशन होता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन में जब कोई पार्टी रजिस्टर होती है, इलेक्शन कमीशन कंटेस्ट कराता है इलेक्शंस, जो कि आपका टेस्ट होता है, ये कंडक्ट कराता है इलेक्शंस। अभी इस इलेक्शन में जो जीत के आएगा वो बना लेगा सरकार, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि सभी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करना होता है, ठीक है।
अब जब इलेक्शन कमीशन सभी पार्टी को इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया ना कि कुछ नेशनल पार्टीज होती हैं, कुछ रीजनल पार्टीज होती हैं। तो जैसे रीजनल पार्टीज को कम सुविधाएं मिलेंगी लेकिन नेशनल पार्टी को ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। तो इस तरीके से सभी को ट्रीट तो करेगा इक्वली, ठीक है। इलेक्शन में बेईमानी वगैरह नहीं कराएगा, ठीक है, डिसऑनेस्टी वगैरह नहीं करेगा। लेकिन क्या होगा, ये कुछ पार्टीज को, जो इस्टेब्लिश्ड पार्टीज हैं, उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा। जैसे आप जो है प्रचार कर सकते हो, तो आप जो है दूरदर्शन पे प्रचार कर सकते हो। आप केवल जो है नेशनल पार्टी का जो इस समय जो पावर में है पार्टी, जैसे बीजेपी का ही आप दूरदर्शन वगैरह पे ज़्यादा ऐड वगैरह सुनते होगे। तो इसलिए उनको ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको कुछ सरकारी गाड़ियाँ दी जाती हैं प्रचार करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सभी को एक यूनिक सिंबल प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि हमने देखा ना कि इस तमाम पार्टीज के तमाम सिंबल्स हैं, उन्हीं सिंबल्स को हम देख के वोट करते हैं और उन पार्टी को जिताते हैं, ठीक है। और वो पार्टी जो है अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को खड़ा करेगी उस सिंबल से, और उस हम लोग पार्टी को दिमाग में रख के वोट करें या कैंडिडेट को दिमाग में रख के वोट करें, बात तो एक ही है, क्योंकि जिता तो हम मतलब आउटमोस्ट पार्टी को ही रहे हैं, ठीक है। अब पार्टी जो है, जो प्रिविलेज पाती है, अब किन पार्टीज को कौन सी फैसिलिटीज देनी है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, ठीक है। और किस पर्पस के लिए देना है, इसीलिए हम लोग उन पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बोल देते हैं। जैसे जो पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो ऐसी पार्टी अगर इलेक्शन लड़के आती है तो उसको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, उसको कुछ फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, ठीक है। अब डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ हमारे यहाँ जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया की मानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम लोग इतना डाइवर्स हैं और तब भी हम लोग यूनाइट हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जाना जाता है ना। तो इसलिए ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में क्या होता है कि दो तरीके की पार्टीज़ ज़्यादातर पाई जाती हैं। ऐसी पार्टीज़ जो कि जैसे मान लीजिए बीजेपी है, तो बीजेपी हमारे भारत के सभी स्टेट में इलेक्शन लड़ती है, ठीक है। तो इसलिए ये सभी फेडरेशन में लड़ी, लेकिन जो हमारी कुछ नेशनल पार्टीज़ हैं वो कुछ ही स्टेट्स में लड़ती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो तरीके का होता है। एक तो जो सभी फेडरल मतलब आप फेडरल पहले समझ लीजिए, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है कि एक फेडरल गवर्नमेंट होता है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट होता है। यूनिटरी में केवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केवल नेशनल लेवल पे एक गवर्नमेंट होगी। जैसा आप लोग केवल एक सरकार को जिता के भेजेंगे और वो जो है नेशनल लेवल पे होंगी, वो आपको भी देखेंगी, हर एक राज्य को भी देखेगी और नेशन को भी देखेगी, ठीक। तो लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि पॉलिटिकल पावर जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो नेशनल लेवल पर देखते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब जो होते हैं वो रीजनल लेवल पे देखते हैं। इस तरीके से हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपने स्टेट के प्रॉब्लम को प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखते हैं, और इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब रूल वगैरह बना के देते हैं, या चीफ मिनिस्टर साहब अपना खुद रूल बना सकते हैं हम लोग के लिए, ठीक है। और लोकल लेवल पे हमारे विधायक जी होते हैं, सांसद जी होते हैं। तो इस तरीके से पावर डिवाइडेड होती है फेडरल सिस्टम में, ठीक है। तो अब फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स में अगर अलग अलग पार्टीज होंगी, जैसे ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा इंडिया है, इंडिया में इतने ज़्यादा स्टेट्स हैं। अब मान लीजिए कि एक ही पार्टी पूरे इंडिया को चलाए, उसको हम लोग बोल देंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अब देखिए, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में जीत के आ गई बीएसपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जीत के आ गई बीजेपी, ठीक है, और महाराष्ट्र में जीत के आ गई एसपी, ठीक। अब पूरे नेशन में जीत के आ गई बीजेपी। बीजेपी को सबसे ज़्यादा बीजेपी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिले थे, इसलिए बीजेपी आ गई पूरे कंट्री में, पूरे कंट्री के बीजेपी के ही बन गए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो इसलिए बीजेपी चलाएगी पूरी कंट्री को। लेकिन जो बीएसपी है, ऐसा होगा क्या कि बीजेपी द्वारा बीएसपी को भगा दिया जाए मार के कि भाई साहब आप नहीं चला सकते? नहीं, छत्तीसगढ़ को मैनेज करेगी बीजेपी, महाराष्ट्र को मैनेज करेगी एसपी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि फेडरल सिस्टम में पावर जो है वो शेयर्ड होता है, डिवाइडेड होता है। तो इसी में बात की गई है कि जो जैसे कुछ पार्टीज जो होती हैं वो सभी स्टेट्स में अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं जीतने के लिए, ठीक है। लेकिन जो कुछ पार्टी होती हैं वो केवल कुछ ही स्टेट में इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो इस चीज़ को। अब हमारे यहाँ जो फ्रेंड होता है फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। बस आप यही दिमाग में रखो कि जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो डिवाइडेड होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। तो फेडरल में यही होता है। तो यहाँ पे
कुछ लॉज होते हैं, जैसे किसी मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में केवल सेंट्रल लॉ बना सकता है। सेंटर की जब हम बात करें तो मतलब यूनियन, यूनियन की बात जब हम करें तो मतलब मोदी जी, और जब स्टेट की बात करें तो मतलब योगी जी, ठीक है। इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो। तो जब हम सेंटर की बात करेंगे तो मतलब मोदी जी, जब स्टेट की बात करेंगे तो मतलब योगी जी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इसके क्या क्या काम होते हैं। अब इलेक्शन कमीशन में मींस जो है फेडरल कंट्रीज में कितने तरीके की पार्टीज होती हैं वो हमको पता चल गया, और यही इलेक्शन कमीशन का काम होता है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें जो है पॉलिटिकल पावर शेयर्ड हो, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब नेशनल लेवल पे काम करें, चीफ मिनिस्टर साहब स्टेट लेवल पे काम करें, उनसे भी नीचे जो है वो लोग काम करें, पंचायत लेवल तक काम करें, मतलब लोकल लेवल तक पावर जो है वो शेयर हो। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इसको फेडरल गवर्नमेंट। अब जब स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करती हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जैसे हमने बोला ना कि जैसे यहाँ पे अगर छत्तीसगढ़ में मान लीजिए बीएसपी की सरकार है और पूरे जो है इंडिया में ज़्यादातर जो सीट्स जीत के आई है बीजेपी सरकार, नेशनल लेवल पे बीजेपी की है, तो अगर ये दोनों आपस में मिलकर काम करेंगी, बीजेपी ऐसा करे कि छत्तीसगढ़ के लिए भी अच्छे अच्छे बजट वगैरह दे, तो नेशनल मतलब सेंट्रल बजट से, तो इस तरीके से काम अच्छे तरीके से चल सकता है और हम लोग बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने तरीके की पार्टीज होती हैं। तो एक तो होती है नेशनल पार्टी, एक होती है रीजनल पार्टी, जिसको हम लोग स्टेट पार्टी भी बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या करती है फ्रेंड, नेशनल पार्टी जो होती है वो होल कंट्री को, जैसा कि मैंने आपसे बताया ना कि होल कंट्री को ये इन्फ्लुएंस करेगी, लेकिन ये केवल रीजन बेस्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए केवल एक पार्टी मध्य प्रदेश से लड़के आई, और लेकिन बीजेपी भी है, बीजेपी जो है वो नेशनल पार्टी है, और यहाँ से कोई स्टेट पार्टी लड़के आ गई, तो इस तरीके से ये नेशनल पूरे नेशन को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन ये केवल एक रीजन में लड़ सकती है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं रीजनल पार्टी। लेकिन ये पार्टी जो होगी ये भी नेशनल पार्टी बन सकती है। कब बन सकती है, जब ये जो है 6% वोट, ये जो है 6% टोटल वोट पाए किसी लोकसभा के इलेक्शन में या असेंबली के इलेक्शन में, और 4 स्टेट्स में कम से कम जो है जीते, या फिर एटलीस्ट 4 सीट जो है वो लोकसभा में जीत जाए, तो ये जो है रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 तरीके की पार्टीज होती हैं। ये जो लाइन है आप याद कर लीजिए फ्रेंड, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप एग्जाम में लिख देते हो तो एग्जामिनर समझेगा जब आपकी कॉपी चेक करेगा कि बच्चे को पता है कि नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में अंतर क्या होता है, ठीक है। अब ये दोनों मुद्दों को लेकर चलेगी, नेशनल को भी और इंटरनेशनल इश्यूज को भी, लेकिन ये जो है ये केवल ज़्यादातर अपने स्टेट के इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी, ठीक है, कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए रीजनल पार्टी होती है और ये नेशनल पार्टी होती है, ठीक है। जो नेशन को सर्व करे वो नेशनल, जो रीजन को सर्व करे वो रीजनल। अब नेशनल पार्टी विल इन्फ्लुएंस इन मोर देन 3 स्टेट्स, ठीक है। 3 स्टेट्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस जिस पार्टी का होगा वो नेशनल पार्टी होगी, जैसे बीजेपी का हमने डिस्कस किया। लेकिन रीजनल पार्टी क्या होगी, जिसका जो है 3 स्टेट में सीमित हो, जैसे समाजवादी पार्टी है, ये यूपी में इलेक्शन कंटेस्ट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये नेशनल पार्टी नहीं है, ये रीजनल पार्टी है, जो कि कुछ आप जैसे अब की बार AIADMK जो है ये किसकी पार्टी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इसने यूपी में भी इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किए हैं। तो जब 3 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो वो नेशनल पार्टी होती है, और जब उससे कम में कंटेस्ट करते हैं तो वो रीजनल पार्टी होती है। एक मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोग ले लीजिए। अब क्या होता है फ्रेंड कि इंडिया का जो पॉलिटिक्स है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। ये कैसे जटिल है, जैसे कि सांप और सीढ़ी का जो है खेल होता है लूडो में, लूडो में जो सांप सीढ़ी का खेल होता है, उसी तरीके से इंडिया में ये पॉलिटिक्स का सिस्टम है। अब यहाँ पे समय समय पर दुश्मन और दोस्त बनते हैं। जैसे आप लोग ने देखा भी होगा कि कई बार कुछ पार्टीज आपस में नाराज हो जाती हैं, फिर कुछ दिनों बाद दिखता है कि वही पार्टीज आपस में आके इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, कोalition गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। और इंडिया की जैसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री वर्ल्ड में है, ठीक है, जैसा हमने आपसे पहले डिस्कस किया कि इंडिया की डेमोक्रेसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा आप अगर बात करो तो, ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्टीज जो हैं वो थोड़ा फेमस हैं, जैसे बीजेपी हो गया, नेशनल मतलब कांग्रेस हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया, ठीक है। और इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो प्राइम मिनिस्टीरियल बेस्ड है, ठीक है, डेमोक्रेसी।
यहाँ पे जो पावर है वो डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग पावर है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, ये कुछ पॉइंट्स थे। अब अगर आप अगर ओल्ड एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पे 6 पार्टीज ही दी हुई हैं, लेकिन 7 नेशनल पार्टीज हैं इस समय। अब कौन कौन सी नेशनल पार्टीज हैं ये आप लोग दिमाग में रखिए। तो एक तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। अब ये एक मार्क्सिस्ट जो है फ्रेंड, ये एक आइडियोलॉजी है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये सारी पार्टीज हो गई नेशनल पार्टीज, ठीक है। और रीजनल पार्टीज कौन सी होती हैं? जो अलग अलग रीजन में डेवलप हो, अलग अलग रीजन में इलेक्शन कंटेस्ट करती हूँ, जैसे इतनी सारी रीजनल पार्टीज हैं जो अलग अलग स्टेट से निकल कर आती हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टीज के बारे में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, कई सारी पार्टीज हैं नेशनल पार्टी, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग ने देखा, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम लोग ज्यादातर नाम से किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस पार्टी। अब इसके लीडर कौन है आप लोग बताइए। और इस समय ये यूपी वगैरह में इलेक्शन भी चल रहा है, तो ज्यादातर जो है प्रियंका वाड्रा जी प्रचार कर रही हैं, और उनका एक नारा भी है, नारी हूं लड़ सकती हूं, तो ये बहुत ही अच्छा नारा भी है, ठीक है। अब ये बना कब था? तो 1885 में बना था। ये कुछ फैक्ट्स हैं फ्रेंड जो आपको रटना ही पड़ेगा, जो याद ही करना पड़ेगा। ये आपको याद कैसे कराया जा सकता है, ठीक है। और ये इंडिया के पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल इसने निभाया है, और नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पर ये लोग लड़ते हैं बहुत ही सालों से, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, बहुत पुरानी पार्टी है। इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुत्व की वजह से ज़्यादा जानी जाती है, ठीक है। और ये लगभग 1980 में बनी थी, ठीक है, भारतीय जनसंघ के उससे, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी किस संघ से रिलेटेड है? तो भारतीय जन संघ से, ठीक है, इससे ये रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो है इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स जो है, इससे इसका ओरिजिनेशन हुआ। और ये जो है पूरा फुल टेरिटोरियल जो है और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहता है जम्मू एंड कश्मीर का। हालांकि अब ये हो भी गया है, आर्टिकल 370 हट गया है। पहले क्या होता था फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले क्या होता था, जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर है इंडिया में, सॉरी फ्रेंड, मैं ड्राइंग, ये, ठीक है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, इसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता था, ये अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था। पहले कुछ राज्य ऐसे थे, जब हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ, तो कुछ राज्य ऐसे थे जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। उन्हीं में से एक था जम्मू एंड कश्मीर। इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। पटेल साहब ने क्या किया कि बहुत सारे जो स्टेट्स पाकिस्तान में जाना चाहते थे, उन्होंने इंडिया के साथ उनको यूनाइट रखा, भले ही उनको कुछ पावर्स देनी पड़ी। जैसे जम्मू कश्मीर को साम दाम दंड भेद सारा लगा दिया था पटेल जी ने। जैसे हैदराबाद को उन्होंने ले लिया था इंडिया के अंतर्गत, हैदराबाद को नहीं जाने दिया पाकिस्तान के अंदर। अदरवाइज आज पाकिस्तान हैदराबाद में होता। मैं आपको दिखा दूं, 1 सेकंड फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे होगे, ठीक है, ये तेलंगाना और हैदराबाद जो है ना फ्रेंड, यहाँ पे आप देखते होगे, अगर पाकिस्तान यहाँ पे आके बैठा होता, तो अगर वो अभी इतनी ज़्यादा हरकतें करता है बॉर्डर्स पे, तो ये अंदर होता तब ये क्या करता, या जम्मू कश्मीर में होता तब ये क्या करता। इसलिए पटेल साहब द्वारा बहुत ही बड़ा काम किया गया, और ये लोग चाहते हैं, तो ये यहाँ का एक अलग कानून होता था आर्टिकल 370 के तहत। तो यहाँ आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, इसलिए जो है जम्मू कश्मीर को एक जो है यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को में डिवाइड करके, ठीक है। इसमें 2 कर दिया गया है 60-40 के रेशियो से। एक तो बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर, एक बना दिया गया है लद्दाख, ठीक है। तो इस तरीके से 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है इसको। अब आर्टिकल 370 नहीं है, जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया ना कि जो ये बीजेपी है, इसका ज़्यादातर क्या होता है कि ये फुल जो है इंटीग्रेशन चाहती है जम्मू एंड कश्मीर का। तो अब ये हो गया है, ठीक है। ये आप एग्जाम वगैरह में ज़्यादा मत लिखिएगा, आपको केवल इतना ही बताना है कि कब बनी थी, किस संघ से रिलेटेड है। ज़्यादातर हिंदुत्व का सपोर्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो हम लोग 1984 में ये बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम, ठीक। आपसे ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसके लीडरशिप में बनी थी, तो कांसीराम जी के लीडरशिप में बनी थी। और ये बनी कब थी? 1984 में बनी थी, ठीक है। और ये किस ज़्यादातर, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया ना कि कोई भी पार्टी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, और वो किस पॉलिसी को सपोर्ट कर रही है, किस लोगों को, किस सोसाइटी के किन लोगों को सपोर्ट कर रही है, उसकी वजह से जानी जाती है। तो यहाँ पर आप
देखेंगे ये बहुजन समाज को सपोर्ट कर रही है। बहुजन समाज बहुजन वर्ड किसके द्वारा दिया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे जो दलित को, आदिवासी को, ओबीसीज को और भी कुछ जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको सपोर्ट करती है बीएसपी। इसके लीडर कौन है मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। आगे यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग मार्क्सिस्ट बोल रहे हैं, तो ये एक आइडियोलॉजी है फ्रेंड। मार्क्सिस्ट एक आइडियोलॉजी है, जो कि आइडियोलॉजी क्या होता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि इसको दिमाग में रखिएगा। सेट ऑफ ओपिनियंस होता है, वो किसी एक आदमी का हो चाहे किसी ग्रुप का हो, ठीक है। अब ये किसका ओपिनियन था, ये एक आदमी का ओपिनियन था, कार्ल मार्क्स नाम था उनका, ठीक है। इसका मतलब होता है इज अ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ओरिजिनेट बाय कार्ल मार्क्स, ठीक है। वो कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था, जो कि ज्यादातर किसमें, पूंजीवादों में, जिनके पास खूब पैसा है और जो वर्कर्स हैं इनके जो इक्वलिटी की बात करता है कि दोनों में इक्वलिटी होनी चाहिए, ये बात करते थे। इसी को हम लोग मार्क्सिज्म बोलते हैं। तो इसका मतलब इस पार्टी का मेन मुद्दा क्या है, ये मार्क्सिज्म में अगर बिलीव करते हैं तो मीन्स जो पूंजीवाद है या जो सोसाइटी का गरीब तबका है, दोनों को बराबर लाके खड़ा करने की बात करती है ये पार्टी, ठीक। तो आप ये एक आसान भाषा में समझ सकते हो। इसी के साथ आप कुछ वर्ड समझ लो, कम्युनिज्म समझ लो, लेनिज्म समझ लो। तो इसमें बात क्या की जाती है कि कम्युनिज्म क्या होता है फ्रेंड, कम्युनिज्म में बात की जाती है कि जो ज्यादातर पावर है वो जो है पब्लिक के हाथ में हो, ठीक है। तो इसी तरीके से लेनिज्म में जो है कम्युनिज्म की बात की जाती है, तो इसमें भी ज्यादातर मुद्दा इसी का होता है। तो आप लोग यहाँ पे एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हो कि ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये क्या बात करती है, ये बात करती है कि जो पूंजीवाद है, जिनके पास बहुत पैसा है, जो सोसाइटी का गरीब तबका है, दोनों को एक समान बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया जाए। दूसरी बात, जो ज्यादातर पावर्स हो वो पब्लिक के हाथ में हो, ठीक। तो इस तरीके से इस पार्टी का ये मानना है, ठीक है। और ये बनी कब थी, 1964 में ये बनी थी। अब नेशनल कांग्रेस पार्टी, अब इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस से मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ये आपसे कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये 1999 में बनी थी, ठीक है। और ये बनी किससे थी, ये स्प्लिट होके बनी थी कांग्रेस पार्टी से, ये उसी का एक पार्ट है, आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो है डेमोक्रेसी को ज़्यादा बढ़ावा देती है, सेकुलरिज्म को, जैसे धर्मनिरपेक्ष रहे, हम लोग धर्मवाद ना करें, जैसे आप बोल सकते हो कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो, इसका डिवीज़न ना करें, ये इसका ऐसा मानना है। इक्वलिटी हो लोगों में, ठीक है, लोगों को समान माना जाए, सबकी मतलब कानून की नज़रों में सभी समान होते हैं ना, उस तरीके से सबको माना जाए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये 1925 में बनी थी और ये भी इन्हीं चीज़ों में बिलीव करती है, ठीक। ये आप एग्जाम में लिख सकते हो फ्रेंड। एक नई पार्टी जो मैं आपको बता दूं, ये 1 जनवरी 1998 में बनी थी, लगभग 24 सालों पहले। और इसका आइडियोलॉजी है सेकुलरिज्म, पॉपुलिज्म और प्रोग्रेसिज्म। ये धर्मनिरपेक्षवाद में और जो ज़्यादातर वोट लेके जीतने में विश्वास रखती है। और इसका नाम क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम है, आप समझ, 3 पार्टी हो गई। एक कौन सी पार्टी होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक नेशनल कांग्रेस पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी से ही टूट के बनी, और एक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये सबसे फेमस बात, इसके इस समय जो है ये वेस्ट बंगाल में इसके चीफ मिनिस्टर जी हैं ममता बनर्जी जी। अब ममता बनर्जी जी के बारे में अगर आप देखें तो एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है। अब ये बनी तो बहुत पहले थी, लेकिन 2016 में इसको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया नेशनल पार्टी। 2016 में इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला। और जो ममता बनर्जी जी हैं ये एक फीमेल हैं और ये 2011 से लगभग चुनाव जीतती चली आ रही हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो आप ये दिमाग में रख सकते हो। अब इसमें जो कुछ चैलेंजेस हैं, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी में जैसे आप बोल सकते हो नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। जैसे आप देखोगे ज़्यादातर पार्टीज में क्या होता है कि अपने ही लड़के को फिर लीडर बना दिया, फिर वो खत्म हुए उनका लड़का बना, वो खत्म हुए उनका लड़का बना, या उनका लड़का नहीं बना उनका भतीजा हो गया, उनका भतीजा नहीं हुआ उनका साला हो गया, उनकी चाची हो गई। तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज में ये सब होता है, तो ये एक तो इंटरनल डेमोक्रेसी की वजह से, ठीक। एक तो आउटर डेमोक्रेसी जो हम लोगों के लिए है, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी जो पार्टी के अंदर है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही गलत बात आप बोल सकते हो, ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे अभी जो है कई पार्टीज द्वारा कांग्रेस पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में नेपोटिज्म होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे सोनिया गांधी जी थी, प्रियंका गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, हालांकि उसमें और भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से वो सामने उभर कर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा मनी एंड मसल पावर पे जो है लोग इस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब ज़्यादातर मनी एंड मसल पावर, जैसे पैसे पे या तो अपने दमखम पे, जैसे आपके पास आदमी हो या आपके पास पैसा हो, आप किसी को मरवा पिटवा के जीत लें या फिर आप पैसा बांट के जीत लें, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कमी है इस समय।
हमारे यहाँ फेलियर टू प्रोवाइड अ मीनिंगफुल चॉइस ऑफ वोटर्स, ठीक है, मीन्स मीनिंगफुल वोटर्स हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, मीन्स फालतू के वादे किए जाते हैं और वोटर्स उन्हीं के बेसिस पर आकर वोट कर देता है। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप देखते होंगे टिकट में भी कई बार हेरा फेरी होती है, पैसा जो लोग दे देते हैं उन्हीं को टिकट मिल जाता है, या कई बार आप लोग देखते होंगे जीत के जाने के बाद ये लोग हम लोग के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इस तरीके से सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये पार्टी में रिफॉर्म कैसे लाया जा सकता है, इस बारे में अगर हम लोग ध्यान दें तो कुछ एफर्ट्स अभी जो लिए गए हैं और कुछ सजेशंस हैं, ठीक है। तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया एक बार। अमेंड मतलब होता है संशोधन, ठीक है। संशोधन का मतलब जो चीजें कुछ सुधार करना, ठीक है, कुछ सुधार करना, इसी को हम लोग बोलते हैं संशोधन। तो इसमें जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया। तो उसमें क्या किया गया, जो इलेक्टेड एमएलएज हैं और इलेक्टेड एमपीज हैं उनको रोक दिया गया कि आप पार्टी नहीं चेंज कर सकते। जैसे मैंने आपसे बताया ना कि एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे यहाँ है 10th शेड्यूल में, तो उसमें क्या कहा गया कि आप दल बदल नहीं सकते, आप दल बदल कानून ला दिया गया कि अगर आप दल बदल के जाओगे तो आपको हो सकता है इलेक्शन ही न लड़ने दिया जाए आने वाले समय में, या अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आप इतने लोगों को कम से कम लेके जाओ कि उनका जो है पार्टी के ऊपर इल्जाम आ जाए। जैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि अगर जो है 2/3 लोग किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगता है, या 1/3 लोग पार्टी को छोड़ दें लेकिन दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते। तो इस तरीके से अगर इतने ज़्यादा मात्रा में लोग पार्टी से निकल रहे हैं, इसका मतलब पार्टी में ही कुछ कमी है, इसलिए उनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगाया जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जा सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके लाया गया था। तो अमेंडमेंट किया जाता है कुछ सुधार करने के लिए या कुछ ऐड करने के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लॉ पास किया। उसने लॉ क्या पास किया, एक तो उसने लॉ पास कर रखा है फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जिसमें आपने लालू जी को देखा होगा कि अब वो जो है आगे आने वाले 6 सालों तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो 2 सालों तक या 2 सालों से ज़्यादा तक जो है जेल की सज़ा उसको हो जाए या वो जेल में बंद होने की सजा सुनाई जाए, वो आगे आने वाले 6 सालों तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। ओके, कंफ्यूजन हो गया होगा तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता या ऐसा कोई नेता जिसको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी जाए, वो आगे आने वाले 6 सालों तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, जैसा कि लालू जी के साथ हुआ है, ठीक है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी जो है ऑर्डर वगैरह पास किए हैं किसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, मनी एंड क्रिमिनल्स को। इसमें क्या हो गया है फ्रेंड कि सभी को जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको अपने प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, अपने प्रॉपर्टी के बारे में पहले ही एक एफिडेविट देना होगा। अब एफिडेविट क्या होता है ये आप देखो, अ साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक्स अ स्वॉर्न स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आप जाते हो ना कि जैसे आप जाते हो क्या बोलते हैं उसको, पर्चा दाखिल करना, ठीक है, पर्चा दाखिल करने जाते हैं लोग तो वहां पे पर्चा अपना देते हैं कि भाई साहब मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो उसी पर्चे में एक एफिडेविट देंगे कि मेरे पास इतने पैसे की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये भी बताएंगे कि कितने क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं, ठीक है। तो उनका एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं रिसेंट में क्या होता है, रिसेंट में अभी जैसे सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अपने यहाँ उन्होंने क्या बोला कि इंडिया में जो है ज़्यादातर जो है क्रिमिनल्स इस समय पॉलिटिक्स में है। तो ऐसा जब उनके द्वारा बोल दिया गया तो यहाँ पे तो हड़कंप मच गया भाई साहब। लेकिन उन्होंने अगर डाटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सही है फ्रेंड, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ जो है क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके खिलाफ हीनस क्राइम केसेस चल रहे हैं, जैसे रेप किया है उन्होंने या उन्होंने किडनैपिंग की है, ऐसे भी केसेस कई के खिलाफ चल रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि उनको एफिडेविट देना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है। और इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है, उसमें क्या कहा गया है कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है, नेसेसरी कर दिया गया है कि वो जो है अपना इनकम टैक्स जो रिटर्न होता है उसको फाइल करते हैं या नहीं, मीन्स वो इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं। तो ये कुछ अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। एक आप ध्यान में देना, जैसे मैंने आपसे बोला ना एंटी डिफेक्शन, तो अगर ये डिफेक्शन का आप मतलब देखोगे तो पार्टी बदल लेना, ठीक है, पार्टी बदल लेना, सिर्फ इतना दिमाग में रखिएगा। अब इनके साथ साथ कुछ और जो है रिफॉर्म्स लाए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। तो कौन से ये कुछ सजेशंस हैं, आप इनको भी एग्जाम में लिख सकते हो तो आप अच्छे मार्क्स पा पाओगे, ठीक है। अल्लाह शुड बी मेड फॉर टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा कुछ कानून लाना चाहिए जिससे उनका जो अंदरूनी अफेयर्स है, जैसे किसको टिकट देना है किसको नहीं, तो ये सब ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो या भाई भतीजावाद ना हो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो इंटरनल अफेयर्स के लिए एक लॉ लाना चाहिए, ठीक है।
और दूसरी बात क्या बोली गई, इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। ठीक है, लगभग 1/3 टिकट जो है वो महिलाओं को दें, ये भी बहुत अच्छी बात बोली गई है। और सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज, और एक ऐसा कोटा रखना चाहिए कि इतनी महिलाएं अगर इस पॉलिसी को सपोर्ट करेंगी तभी हम ये पॉलिसी लाएंगे, तो महिलाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात बोलनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड कि 1/3 जो है वो महिलाओं को टिकट दें और महिलाओं को एक अच्छा आवाज़ रखने दें, क्योंकि वो जो महिला होगी वो महिला के सपोर्ट में बोलेगी, और हमारे यहाँ जो ज़्यादातर महिलाएं हैं उनका जो है डेवलपमेंट हो पाएगा। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है पार्टीज को पैसा वगैरह प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है ताकि वो इलेक्शन को अच्छे तरीके से लड़ सकें। यहाँ पे कुछ और रिफॉर्म लाया जा सकता है। यहाँ पे क्या रिफॉर्म लाया जा सकता है कि कोई भी आदमी पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर नहीं डाल सकता। ठीक है, चाहे वो 1 सेकेंड, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज खुद सोच सकती हैं कि अगर उनको कोई छोड़ के जाता है, दूसरी पार्टी चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब उनमें कुछ कमी है, तो उनको अपने आप में सुधार करना चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी को मानना चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए फ्रेंड। आपको लेक्चर कैसा लगा ये भी फीडबैक जरूर प्रोवाइड कराइएगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपकी आगे की प्रिपरेशन चलती रहेगी।